हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए जो अक्टूबर में परीक्षा निर्धारित की गई है, उसके लिए सामान्य ज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न होगा आपका सामान्य ज्ञान से और 100 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से। तो सामान्य ज्ञान में समसामयिकी हो जाएगा, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल इत्यादि, इन सभी को मिला करके जो है 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। नहीं प्रश्न में पूछ रहा है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्रोत क्या थर्मल पावर स्टेशन होता है। तो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत जो होता है वो थर्मल पावर स्टेशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर और जो फ्रिज होता है और आपका एसी हो गया, मतलब शीत कारक जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है फ्लोरोक्लोरोकार्बन का। फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो है ये क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना एक मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं होता है, बल्कि ये शीत कारक से होता है। ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रमुख कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड, इसका स्रोत जो है ये जलमग्न धान के खेत में इसका स्रोत माना जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का ईंट के भट्ठे में इसका स्रोत माना जाता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग चारों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये पहल है। तो ये किसका पहल है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 2014 से लेकर के जो है 2024 के दशक को जो है सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न में पूछा है। तो पारा एक प्रदूषक है, इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मीना-माटा बीमारी होता है पारा से, बिल्कुल सही है। कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, ये भी सही है आपका, बी भी सही हो जाएगा। नाइट्रेट आयन से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन फ्लोराइड आयन से अपच होता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। लेकिन जो फ्लोराइड आयन है, इसकी अधिकता से दांतों की बीमारी, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में जो है दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है तथा दांतों में जो है पीलापन आता है। तो फ्लोराइड आयन जो है ये दांतों की बीमारी से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.04%, यानी 400 ppm कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्तमान समय में इसकी स्थिति है। इसके पहले इसका निर्धारण जो है 0.03 किया जाता है। ठीक है, ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जो है इसकी सांद्रता का अनुमान लगाया जाता है, मानक निकाला जाता है। तो वर्तमान में इसका जो सांद्रता का मानक है वो 0.04%, यानी 400 ppm है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न में पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है 5 जून को, सही है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 5 मई को, तो ये गलत है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को।
ठीक है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी सी नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो चारों दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए एग्जाम के लिए। चारों दिवस को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और जो तंबाकू निषेध दिवस है, इस दिवस का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जो जागरूक करना और इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। और ये 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता को अधिकतम संकट, जैव विविधता को संकट तो चारों से होता है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से, इन सब से संकट होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में अधिकतम कर दिया है। ठीक है, तो अधिकतम कब होता है? जब प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए सही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात से पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से जो है बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल को सौर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश वोल्टी या सौर सेल जिसको कहते हैं, ये एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती से। ठीक है, तो ए में आपका 4 सही हो जाएगा। वेजिकल्चर ये किससे संबंधित है? तो वेजिकल्चर है ये वृक्षों की कृषि से, यानी वृक्षों की खेती से। तो यहाँ पे आप लोग 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी में आपका 3 हो जाएगा। और पिसीकल्चर ये मछली पालन से, पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे सी में आपका 2 हो जाएगा। और ओलेरीकल्चर ये सब्जी खेती से होता है, यानी डी में आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 किस में है? तो 4 3 2 1 आपका कोड नंबर 2 में है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन चारों को भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो माना जाता है वो गेहूं, अंकुर का तेल माना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर में जो है तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। मलेरिया रोग के लिए जो है प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण ये कहाँ से किया जाता है? तो ये कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि माना जाता है, जिसे सिनकोना नाम की वृक्ष से निकाला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये पौधा जो है सिनकोना नामक जो पौधा होता है ये आवृतजीवी पादप है। ठीक है, आवृतजीवी पादप इसको माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन ये बेरी से संबंधित है। थायमीन की कमी से बेरी होती है, बिल्कुल सही है। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से क्या वर्णांता होता है? ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कूट नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। वर्णांधता जो होता है ये एक एक्स लिंक संलग्न वंशागत रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। वर्णांधता जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो ये होता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संविधान का जो अनुच्छेद दिया है 243 का ग का खंड 1, इसके अनुसार ये बताया गया है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख किस अभिलेखों में हुआ है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा में। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक जो है 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेत्तूर हो गया एवं उडेगोलम हो गया। इन सभी लेखों में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो इसमें गुर्जरा शामिल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और मेहरौली लेख के अनुसार जो है उसने विष्णुपद पर्वत पर जो है विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये परम भागवत की उपाधि से नवाजा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव किससे संबंधित थे, किस संप्रदाय से? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजनस में भाग लिया था। तो कब भाग लिया था? तो ये 1893 में। ठीक है, 1893 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजनस में भाग लिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। इसकी प्रकाशन जो हुई थी 1882 में हुआ था। और यह उपन्यास जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक व अध्यक्ष दोनों थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव जो आया था 1882 में, इससे भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन से सही है। एस.सी. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से ये भी सही है। एम.ए. जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से थे, ये सही नहीं है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है इसका श्रेय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का श्रेय जो है शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली, इन दोनों को दिया जाता है इसका श्रेय। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का सदस्य
पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर माना जाता है, जिसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को जो है क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो किस रूप में सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में, ठीक है, अल्पसंख्यक समूहों के उनकी संख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रणाली से जो है सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में? तो ये भाग 9 में किया गया है, ठीक है। संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 24 अप्रैल 1993 से ये स्थापित संविधान के भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये राज्यपाल है, ठीक है। संविधान का जो 243 का 1 है, इसके तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्तीय आयोग, ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्तीय आयोग यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। राज्य वित्तीय आयोग जो है ये राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए जो है मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है, तो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्तीय आयोग यानी सी ऑप्शन का इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष जो आई थी वो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है घोषित की गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा था है कि कब घोषित की गई थी, तो ये 1991 में, तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये न्यास पर आधारित है, ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास या इसको ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, इस विचारधारा पर आधारित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि धनी व्यक्ति जो है आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन होती है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है, ठीक है। यदि वास्तविक रूप से किसी देश के आर्थिक विकास की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आकलन यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद उस देश के वास्तविक आर्थिक विकास की सही तस्वीर जो है प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इन चारों राज्यों में सबसे ज़्यादा नगरीय घनत्व जो है महाराष्ट्र का होगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और दूसरे स्थान पे आपका पंजाब आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु आ जाएगा, और चौथे स्थान पे आपका पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में स्त्री और पुरुष दोनों की साक्षरता जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु जो ब्रिज है वो कहाँ से शुरू होता है? तो ये धनुषकोडी से, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप, जो पंबन द्वीप है इसके अंतिम छोर धनुषकोडी, इसका अंतिम छोर जो है वो धनुषकोडी है। यहीं से प्रारंभ होकर के जो है श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? वो थार है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में इसका घनत्व 7 तक ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है पूछा है। झील है, इसकी स्थिति है। तो लोनार झील कहाँ पे है? तो लोनार झील ये मध्य प्रदेश में नहीं है। लोनार झील कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और नक्की झील ये कहाँ पे है? तो नक्की झील गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक है, नक्की झील ये राजस्थान में है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें ये सही है, कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछा है। और पुलिकट झील ये केरल में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन चारों को आप लोग अच्छी से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ का फसल नहीं है? खरीफ का पूछा है। तो सरसों, ये सरसों जो है ये रबी का फसल है। ठीक है, रबी का फसल माना जाता है। खरीफ जो है, खरीफ की फसलें सामान्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट दी जाती हैं। इसमें जो है चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती हैं। और सरसों जो है ये रबी का फसल माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते तो शिक्षा को ही गरीब तक पहुँचाना होगा। ये किसने कहा था? तो ये विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, विवेकानंद ने कहा था गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना है। विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश। पूरे भारत का 50% सागौन का वृक्ष जो है अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 8.9% मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है सागौन की खेती होती है, सागौन के पेड़ लगाए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 50% वहीं पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है NTPC लिमिटेड को। ठीक है, NTPC लिमिटेड को 23 दिसंबर 2020 को देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है ये NTPC लिमिटेड। इसको जो है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जो है CII-ITC सस्टेनेबल पुरस्कार 2020 से जो है नवाजा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वो देश है इजराइल। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन हेल्थ केयर के विकास को समर्थन देने के लिए जो है भारत ने इजराइल के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया। और इस समझौते पर इजराइल के विदेश मंत्री जो थे गाबी अस्केनाजी तथा इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉन्ग मार्च 8। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
22 दिसंबर 2020 को चीन ने 5 उपग्रहों को उनकी पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इस मिशन हेतु चीन ने अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 का जो है प्रयोग किया, जिसमें लगे बूस्टर जो है पुनः प्रयोज्य किस्म के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो वह है सिंगापुर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2020 में जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को, इसके द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में जो है सिंगापुर के हाकर संस्कृति को जो है शामिल किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, अभी हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को भारत और जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के मध्य जो है आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों से संबंधित एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा है। और भारत जापान संवाद सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2015 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। तो भारत के पहले जेंडर हब के विचार में बताना है। तो भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है, ये केरल में है। दूसरा है, यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका सही है। तो इसमें से केवल 2 सही होगा। ठीक है, क्योंकि 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत में पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह जेंडर पार्क जो है लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह जेंडर संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से शुरू होता है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनना है। तो यहाँ पे 3 संबंधी 11 संबंधी 5 है, तो यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिका 9, धन 2 जोड़ देंगे तो 3 त्रिका 9 तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम 5 का करेंगे तो 5 बचे 25 और धन 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि एक्सप्लेन को किसी कोड भाषा में BUMIXFK लिखा जाता है तो GYM को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे देख सकते हैं E है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B है, तो यहाँ पे -3 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे X है, तो यहाँ पे आपका U है, तो यहाँ पे -3 का डिफरेंस हो रहा है, यानी सभी वर्ड में जो है -3 का डिफरेंस देखा जाएगा। उसी तरह से हम लोग GYM जिम को जो हम करेंगे तो G का -3 डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा, और Y का -3 डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा V आ जाएगा, M का -3 डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा J आ जाएगा। तो यानी DVJ, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा DVJ, यहाँ पे C आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्या कौन सा इसमें होगा, देख लीजिए यहाँ पे NPR है, तो n में +2 जोड़ेंगे, n में +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा P हो जाएगा, P में +2 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा, यानी +2 प्लस का इसमें डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और इसमें TVM, T में +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, T में +2 जोड़ेंगे तो TUV हो जाएगा, और फिर V में +2 जोड़ेंगे तो VWX हो जाएगा, यानी यहाँ पे W दिया गया है, तो यहाँ पे विषम ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे +2 आ रहा है फिर +1 हो जा रहा है, और इसमें F और H J में +2 इसमें आ रहा है और +2 इसमें भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में प्रोज को PPOQE कोड में लिखा जाता है, तो लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा।
तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे। आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से जो है रफ कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं P यहाँ पे भी है, यानी P यहाँ पे भी है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे P है, तो यानी -2 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे O है, फिर यहाँ पे O है, यानी 0 का फिर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे S है, यहाँ पे Q है, तो फिर -2 का डिफरेंस हो जाएगा। E है, फिर 0 हो जाएगा, यानी 0 -2 0 -2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 0 करने के लिए L है तो L हो जाएगा। I का -2 क्या हो जाएगा, I का -2 G हो जाएगा। फिर G या फिर 0 है तो यानी G फिर आ जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। फिर H -2 हो जाएगा तो H का -2 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यानी F किस में है, F, यहाँ पे T ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर T 0 हो जाएगा तो यानी यहाँ पे T आ जाएगा, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन परसों यानी बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो यदि बीते कल से पहले जो परसों था बुधवार था, तब आज का दिन क्या होगा, तब आज का दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तब शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। और शनिवार से अगला दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अर्थात आने वाले कल के बाद अगले दिन जो है वो रविवार होगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आने वाले कल के बाद के अगला दिन जो होगा वो रविवार होगा, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। तो चूँकि प्रत्येक अगले वर्ष में दिनों की संख्या में 1 की वृद्धि होती है, इसलिए अगले 7 वर्ष बाद जो है 1972 में वही दिन आएगा। परंतु चूँकि जनवरी 1965 के बाद 5 जनवरी 1972 से पहले जो है एक लीप ईयर होगा, जिसमें दिनों की संख्या में जो है 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। अतः 7 दिन की वृद्धि जो है 6 साल में हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि 5 जनवरी 1971 को उसी दिन अर्थात मंगलवार को जो है वो मनाएगा। तो यहाँ पे 5 जनवरी 1971 को जो है वो फिर वह अपना विजय दिवस उसी दिन मनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूँ। अब यहाँ निष्कर्ष 1, 2 दिया हुआ है। वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। कथन में कहा गया है कि वह व्यक्ति स्वयं को अद्यतन रखने के लिए सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता है, परंतु यह नहीं बताया है कि वह 9 बजे सुबह सुन रहा है कि 9 बजे शाम को। यदि वह व्यक्ति सुबह समाचार पत्र पढ़ने के बाद भी स्वयं को अपने आप को अद्यतन रख सकता है। सुबह 9 बजे अगर समाचार पत्र लेता तो वो भी तब भी तो वो अद्यतन यानी रेगुलर रह सकता है समाचार के बारे में। तो यहाँ पे रेडियो समाचार सुन सकता है, यानी 9 बजे शाम को रेडियो समाचार सुन सकता है, यानी दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में। इसलिए कहा जा सकता है कि निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी निष्कर्ष नहीं इसमें से निकल रहा है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है सभी फल मिष्ठान हैं और सभी मीठे चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। और निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होते हैं। चूँकि सभी फल मिष्ठान तथा सभी मीठे चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, तथा यह भी निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। क्योंकि यदि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तब कुछ फल भी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। यानी निष्कर्ष ए और 2 यहाँ पे दोनों लागू हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। और पहले चरण में यह योजना जो है प्रदेश की सभी 18 मंडलों में शुरू की गई है, जिसके तहत अभ्युदय कोचिंग खोली गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।